वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उनके नोट्स भी मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था शॉर्ट्स के थ्रू मैंने उनके नोट्स जो हैं वो आपको शेयर कर दिए हैं। तो आप अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं चेक किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। ओवरव्यू। द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हमें पता है कि अर्थ 2 तरीके से मोशंस शो करती है। पहला है रोटेशन, यानी जब अर्थ अपनी ही जगह पर एक राउंड कंप्लीट करती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। क्या दिया है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी का अपनी ही जगह पर घूमना, अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही जगह पर जो वो रोटेट करती है उसी को हम रोटेशन कहते हैं। और ये कितने टाइम में पूरा कर लेती है? 24 आवर्स में। हमारे को पता है 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपनी जगह पर घूम जाती है, इसी को हम रोटेशन कहते हैं। वही रिवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता है ड्यू टू सन्स ग्रेविटी। सन की ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो सारे प्लैनेट्स को कुछ इस तरीके से अपने आसपास होल्ड करके रखते हैं कि कोई भी एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाता है। तो जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट में, उसी को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू शो भी कर रखा है। रोटेशन यानी पृथ्वी का अपनी ही जगह पर घूमना, जो कि 24 आवर में एक बारी पृथ्वी पूरा करती है, अर्थ पूरा करती है। और वही है रिवोल्यूशन, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। और ये कितने टाइम में पृथ्वी लगा पाती है? ये 365 डेज प्लस 6 आवर्स, जिसे हम 365 1/4 भी लिखते हैं। ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ, बेटा पृथ्वी जो अपनी ही जगह पर घूमती है, ठीक है, अपनी जगह पर घूम रही है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। हमें पता है उसका एक्सिस भी, जो हमने पिछले उसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर एक्सिस जिसे हम मानते हैं, ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। क्या है? देखो, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। पृथ्वी, मैंने बताया था, सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूरज के सामने बिल्कुल सीधी नहीं है। 90 डिग्री, मतलब अगर बिल्कुल सीधे तरीके से अगर पृथ्वी सूरज के बिल्कुल स्ट्रेट सामने होती तो मतलब वो झुकी वगैरह नहीं होती। अगर बिल्कुल सीधी होती तो कितना होता? 90 डिग्री पर होता। हमारे को पता है स्ट्रेट एंगल, जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो झुकी हुई है, टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री पर तो वो झुकी हुई है। तो ये जो आपका, अगर वो बिल्कुल सीधी होती तो 90 डिग्री पर होता, लेकिन इस समय वो कितना? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो जो उसके नीचे के साइड से, जो उसके एक्सिस के नीचे की साइड से, ये पिक्चर मैंने आपको इसीलिए शो करने के लिए लगाई है कि अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन अगर वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है तो उसके ऑर्बिटल प्लेन क्या हुआ? उसके एक्सिस से जो नीचे का जो एंगल है ना, वो आपका कितना है? 66.5, यानी 23.5 डिग्री ऊपर हो गया, और नीचे से जो एंगल बन रहा है वो 66.5 डिग्री है। इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और इसे क्रॉस चेक हम कैसे कर सकते हैं? तो 66.5 को आप ऐड कर दीजिए 23.5 से, तो आपको 90 डिग्री एग्जैक्ट आ जाएगा। तो पृथ्वी अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री होती सन के सामने, और 90 डिग्री पर अगर वो 90 डिग्री होते हुए और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही होती तो भाई वो हम उसे 90 डिग्री ही पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपने एक्सिस से, तो उसके एक्सिस से जो नीचे की तरफ जो एंगल बनता है
वो आपका ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है और वो कितना है 66.5 डिग्री है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसे पिक्चर वगैरह के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। The Earth receives light from the sun and due to its spherical shape, हमने पता है पृथ्वी को हमने लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि हम उसे पढ़ने के लिए कंसिडर क्या करते हैं, स्फीयर कंसिडर करते हैं। हमने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम कंसिडर उसे क्या करते हैं, हमें उसकी एग्जैक्ट शेप तो पता है कि वो जियोइड शेप है उसकी, लेकिन हम उसे कंसिडर क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप। तो द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, पृथ्वी के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है स्फेरिकल शेप की वजह से, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। एक टाइम में उसके आधे हिस्से में ही रोशनी पड़ रही होती है सूरज की। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। इसीलिए पृथ्वी के आधे हिस्से में जब दिन हो रहा होता है तो बाकी के आधे हिस्से में रात हो रही होती है। यही रीजन है कि आप ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, जब ईस्टर्न साइड में कंट्रीज वगैरह में, जैसे हमारे यहाँ अगर दिन हो रहा है तो वहीं यूएस वगैरह में आप देखेंगे रात हो रही होगी। रीजन सेम है कि आपका पृथ्वी के स्फेरिकल शेप होने की वजह से उसका हाफ पोर्शन में ही एट अ टाइम सूरज की रोशनी रिसीव होती है और बाकी के जो आधा हिस्सा जहाँ रोशनी रिसीव नहीं हो रही होती वहां रात हो रही होती है। फिर जब वो वाला साइड जब सामने आता है तो वहां दिन हो जाता है और दूसरी साइड रात हो जाती है। Illumination क्या है? The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। यही बेटा आधे हिस्से में ये जो रोशनी पड़ रही होती है और बाकी का आधा हिस्सा जो अंधेरे में होता है, तो the circle that divides the day from night, ये जो आधा सर्कल जो आपका बनता है ना, जो डे को नाइट से अलग करता है ग्लोब पर, अब ये भी इमेजिनरी है, ठीक है, इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के टर्म में हम पढ़ते हैं। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। अभी मैंने बताया कि पृथ्वी अपनी ही जगह पे रोटेट करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। The period of rotation is known as the Earth day। जो ये period of rotation होता है इसे हम Earth day बोलते हैं। The second motion of the Earth around the sun in its orbit is called revolution। ये भी मैंने बता दिया, सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। It takes 365 days plus 1/4 डेज। अच्छा, ये 1/4 क्यों है? हमारे पास एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है, और मैंने कहा पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 डेज प्लस 6 आवर्स लेती है। तो 365 प्लस 6 आवर्स, फिर 365 प्लस 6 आवर्स, ऐसे करते करते जब हम 4 साल लगातार 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जब हम ऐड करेंगे तो पूरा 24 घंटे यानी एक दिन हो जाएगा। इसीलिए ये रीजन है कि आप पढ़ते हैं कि लीप ईयर 4 साल में एक बार ही आता है, और लीप ईयर में होता क्या है, फरवरी के मंथ में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 28 डेज से 29 डेज। तो ये जो एक दिन आता है ना, 29th डे, जो एक दिन ऐड हुआ है 4 साल पे एक बार, वो इसी वजह से कि नॉर्मली हम ऊपर से राउंड ऑफ में पढ़ते हैं कि 365 डेज लेती है पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में, बल्कि एग्जैक्टली 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो ये 1/4 कैसे है कि 24 को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 6 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इट टेक्स 365 1/4 डेज यानी 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है पृथ्वी को। ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज एंड वी इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, मतलब समझाने के लिए हम ऐसे राउंड ऑफ में जैसे बोलते हैं ना कि भाई मोटा राउंड ऑफ में हम ले लेते हैं। मान लो किसी से आपको पैसे लेने हैं तो 29 रुपए कुछ पैसा हुआ तो आप राउंड ऑफ में कह दोगे या तो 29 रुपए दे दो या फिर 30 रुपए दे दो। तो इस तरीके से तो समथिंग हम जो राउंड ऑफ में फिगर पढ़ते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर 365 डेज तो हम काउंट कर लेते हैं, 6 आवर्स को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 6 आवर्स नहीं है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे, जो अभी मैंने बताया 24 आवर्स ओवर द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल में वो एक बार ही एड ऑन हो जाता है वो दिन।
This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, यानी February is of 29 days instead of 28 days. हर 4 साल पे एक बारी फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो 28 से वो 29 का मंथ हो जाता है. Such a year with 366 days is called a leap year. A year is divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. हाँ, जो आपके ये अलग अलग सीजन्स के बारे में आप देखते हैं, कभी गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, बरसात है, पतझड़ है, अलग अलग तरीके के जो आप सीजन्स देखते हैं, सीजन्स किसकी वजह से बदल रहे होते हैं? तो जो पृथ्वी रिवोल्यूशन कर रही है, नॉट रोटेशन. रोटेशन की वजह से आपका दिन और रात होता है, लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसकी वजह से आपके सीजन्स चेंज होते हैं. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. जो भी areas poles के पास हैं, जहां पर सूरज की रोशनी कम पड़ रही है, as the rays of the sun are slanting, तो वो ठंडे इलाके क्यों हैं? क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है या ना के बराबर पड़ रही है. The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. जब नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ जब झुका होता है, क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल सीधी तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां कभी भी सूरज की रोशनी जाएगी ही नहीं. तो नॉर्थ पोल जब सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो आर्टिक सर्कल जो है आपका, वहां पर कंटिन्यूअस डे लाइट आपको दिन में रोशनी देखने को मिलेगी लगभग 6 महीने तक. 6 महीने क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद फिर रोटेशन की वजह से फिर जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की साइड चला जाएगा और साउथ पोल ऊपर की साइड में आ जाएगा. तो सेम प्रोसेस फिर साउथ पोल के साथ रिपीट होगा. 6 महीने वहां पर आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी, 6 महीना नॉर्थ पोल में. सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इसी वजह से सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, नॉर्थ हेमिस्फीयर का एक बहुत बड़े हिस्से को रोशनी रिसीव हो रही होती है सन की. इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इसीलिए इक्वेटर के नॉर्थ में, यानी जैसे अभी जो चल रहा है, इंडिया कहाँ आपका, हमने पिछले उसमें पढ़ा, इंडिया पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता. इंडिया का पूरा हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. तो इसी वजह से जैसे अभी आप गर्मी देख रहे हैं कि धीरे धीरे अभी ये गर्मी बढ़ती जाएगी, फिर जैसे जैसे सर्दी का टाइम आने लगता है, तो सर्दी के टाइम पर क्या होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ जा रहा होता है, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा जो है वो मतलब आपका सूरज की तरफ आ रहा होता है. तो उस समय क्या होता है, जब हमारे यहाँ ठंडी हो जाती है, उस समय पर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाती है. ठीक है. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21st जून को आपका सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है साल की. ठीक है, 21st जून को और क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक हिंट देती हूँ, इंटरनेशनल डे है जो कि जिसकी शुरुआत हमारे ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है और इंटरनेशनली वो डे मनाया जाता है. तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज दिस, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी. एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स. जो अभी मैंने सेम बताया कि जो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सेम कंडीशन फिर सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी. इट इज विंटर सीजन देयर, वहां फिर विंटर सीजन हो जाएगा. द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस. तो यही पोजीशन, this position of the earth is called the summer solstice. यानी अभी जब यहाँ पर आपका गर्मी जो वहां पर जब गर्मी पड़ेगी ना आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो उसी को क्या आपका समर सोल्स्टिस के नाम से जाना जाएगा. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilt towards it. वही दिसंबर के टाइम पर जब मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ठंडक हो जाती है. क्यों? क्योंकि तब सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो साउथ पोल वाला हिस्सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला, वो सन की तरफ डायरेक्ट उसकी रेज, मतलब सन की रेज डायरेक्ट उस पर पड़ रही होती है उस समय पर, तो वहां गर्माहट हो जाती है और हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है. एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. सेम वही जो ऊपर हमने पढ़ा. देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसी वजह से उस समय पर कब ये 22 ऑफ दिसंबर, इस टाइम से आपका कहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में
यहाँ पर आपका कहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में आपका गर्माहट हो जाती है, यानी समर्स आ जाएंगे, और हमारे यहाँ उस समय पर विंटर्स आ जाते हैं। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। सेम प्रोसीजर, मतलब कुछ घंटे का आपका डिफरेंस आ जाता है। जो जैसा हमने भी सर्दियों में बहुत बार सुना होगा घरों में आपने, कि बोलते हैं कि रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा नहीं कि एक ही दम से भाई किसी एक दिन पर सीधा 1 घंटा बढ़ गया दिन, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ 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 सेकंड्स और मिनट्स करते करते आपका क्या होता है, विंटर्स में 1-1.5 घंटे का अंतर आ जाता है आपका। रात तो बोलते हैं रात लंबी हो गई है और दिन छोटे हो गए हैं। सेम चीज सदर्न हेमिस्फेयर में भी होता है विंटर्स के टाइम पर। द रिवर्स हैपन इन द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में उल्टा हो जाता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस। जब नदर्न हेमिस्फेयर में आपके विंटर्स वगैरह पड़ रहा था उसे विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ये 2 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वो डेट्स हैं जहां पर सन की रेज डायरेक्टली सीधी वर्टिकली इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही होती है, इक्वेटर के ऊपर। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स। इस समय पर ना नदर्न हेमिस्फीयर ना सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में से कोई भी हेमिस्फीयर्स या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में से कोई भी पोल जो है वो सूर्य की तरफ नहीं झुके होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रेज सन की कहाँ किसको रिसीव हो रही होती है, इक्वेटर को। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। यहाँ पर पृथ्वी पर इक्वल डे और इक्वल नाइट्स चल रहे होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इसी टाइम पीरियड को इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज एन ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम होता है कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में। एंड स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु का मौसम होता है कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है 21 मार्च को, जबकि आपका स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु का मौसम किस में हो जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, और पतझड़ का मौसम हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपका कंप्लीट चैप्टर था। ठीक, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कहीं पर भी आपको लगा कि कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट वगैरह है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस चीज को नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, उसमें पहले उस आपके डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। इसके नोट्स जो हैं आपको, जो मैंने बताया हैंड रिटन नोट्स, उसमें कुछ आपके एडिशनल टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऐड ऑन किए हैं, और वो नोट्स आपको सेम शॉर्ट्स वगैरह में मिल जाएंगे। अगर आपको वो नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्मेट में भी चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके चैप्टर 4 को करेंगे, और अब तक के तीनों चैप्टर्स वगैरह में कोई भी डाउट, कहीं पर कुछ भी चीज़ ऐसा है कि आपको क्लियर नहीं है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये जो भी चैप्टर वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया है, या नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये पर्टिकुलरली हाँ ये क्लास 6 की बुक है, बट ये सिर्फ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ये जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी बच्चे नॉलेज चाहते हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह मैं इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। हाँ, उसे मैं थोड़ा सा आपके लिए इमेजेस वगैरह उसमें ऐड ऑन करके उसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना देती हूँ कलरिंग वगैरह के थ्रू, लेकिन वो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।